दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि अमेरिका फंस गया है समंदर में। मैंने बताया था आपको कि अमेरिका जरूर ईरान के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन समीकरण भी कोई चीज होती है। मैंने यह भी कहा था कि अगर ईरान के खिलाफ ईरान का कोई पड़ोसी देश अमेरिका का साथ दे देता तो यह हमला भी होता और ईरान के खिलाफ जबरदस्त स्ट्राइक भी होती। लेकिन पड़ोसी देश के जानते हैं कि अगर ईरान पलटवार करे और अमेरिका के पसीने छूटे तो वो अकेला छोड़कर भाग जाएगा, फिर वो वाला देश फंस जाएगा जो ईरान के खिलाफ अमेरिका का समर्थन कर रहा है। इसलिए किसी पड़ोसी देश ने उसका साथ नहीं दिया। अमेरिका फंसा हुआ था। मसला ये नहीं है कि आप आसानी से अपना युद्धपोत नहीं ले जा पाएंगे, ईरान ने ऐसा किया ही नहीं। दरअसल बात थी साख की। पूरी दुनिया में थू थू हो रही थी। जिस आक्रामकता के साथ अब साउथ चाइना सी से ईरान के बिल्कुल समुद्री सीमा के पास अपने युद्धपोत को तैनात करते हैं और 15 दिन से ज्यादा बीत जाने के बावजूद आप हमला तक नहीं कर पाते, तो युद्धपोत क्यों लाए? ना डील हो रही है, ना बात हो रही है, ना कोई लेना देना है, ना हमला हो रहा है, तो क्यों? तो इसी चीज से बचने के लिए पहले डील डील खेल रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे एक और खेल था। पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने यहां 2 जगह हमला करवा ले और उसके बदले में वो अमेरिका के किसी मिलिट्री बेस पर हमला करे, जिससे अमेरिका की भी साख बच जाए, ईरान का गुस्सा भी शांत हो जाए और उसके बाद अपने अपने रास्ते दोनों चले जाए। लेकिन ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक वीडियो भी सामने आई है जिस वीडियो में दिखा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद युद्धपोत का हालात क्या बन गए। ईरान के पलटवार को दिखाया गया है। अब्बास अरागाची का गुस्सा भी दिखाऊंगा और ईरान ने अपने देश में कैसे देश विरोधियों को और खासकर दंगाइयों को पकड़ा है, क्या हुआ उनके साथ, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा इनको सुनिए। ये इसलिए जरूरी होता है कि डील की बात बहुत चल रही थी और मैं लगातार आपको बता रहा था समंदर में फंसा है अमेरिका। ये जरा देखिए। دست با خطا کنین حتما ما 3000 کشته شما خواهیم گرفت. ما یک کار جدی این پیام رو من این فکر بعدا شاید متهم شد به افغانستان وزیر خارجه گفتیم زنگ بزنید به همکارای خودت در منطقه. ما اعلام کردیم هر شرکتی هر پایگاهی که اسم آمریکاست میزنیم اومده از طریق یکی از کشورها ترامپ گفت. तो इसमें ये बता रहे हैं ये कौन है। पहले ईरान के सांसद हैं नवावियन का जो दावा है उसे जरा गौर से समझिए और सुनिए। वार्ता से पहले, यानी जो ओमान में वार्ता हुई, जो बैठक हुई, क्योंकि अमेरिका समझ रहा था ये बैठक बार बार इस डील का जिक्र ट्रंप ही कर रहे थे। ईरान ने अपनी तरफ से अब तक का मैं को पूरा रिकॉर्ड बता सकता हूं, एक एक खबर पर नजर रखता है आपका चैनल। बार बार ये बात दावा कहा जा रहा था कि ट्रंप की तरफ से कि हम हमला कर देंगे, लेकिन जब वो फंस गया तो उसके बाद डील सिर्फ ट्रंप चिल्ला रहे थे। ईरान ने अपनी तरफ से किसी डील का जिक्र नहीं किया, किसी भी डील का। उसने कहा डील नहीं, आप चले जाओ ना वापस, क्यों आए हो यहां पर, दादागिरी किस बात की, हम कौन सा डील कर रहे हैं आपसे, आपके पास तो पावर है ना भाई, आप तो टैरिफ लगा देते हो, हम पर प्रतिबंध लगाते हो, तो वो करो। लेकिन अमेरिका चाहता था डील इसलिए जिससे कम से कम वो दुनिया भर को बताए कि ईरान उसके सामने झुका और डील हो गई। इसलिए डील अमेरिका चिल्ला रहा था। वो जानता था हमला वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनके ही अपने सलाहकारों ने बता दिया हमला मत कर देना, लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ऐसे में दूसरा खेल भी खेला गया कि डील तो शायद होना बड़ा मुश्किल है ईरान के साथ, तो हमला खेला जाए और अपने अपने रास्ते चला जाए। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। वार्ता से पहले ट्रंप ने एक मध्यस्थ देश को के जरिए संदेश भेजा। यह मध्यस्थ देश कहीं कतर तो नहीं, क्योंकि आज से 5 दिन पहले कतर के पीएम 2 घंटे के लिए ईरान गए थे, जिनको लेकर दावा था कि कतर के पीएम ने ईरान की लीडर्स को, सरकार को अमेरिका का संदेश पहुंचवाया। तो क्या यह मध्यस्थ देश वही है? इसमें दावा किया कि ट्रंप ने एक मध्यस्थ देश के जरिए संदेश भेजा कि हमें ईरान में 2 जगह हमला करने दो। दावा है कि ट्रंप का एक प्रपोजल था कि 2 जगह ईरान एक ऐसी बता दे जिसके जरिए हम अमेरिका उस पर हमला करें, जैसे पूरी दुनिया में जाए कि देखिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, नुकसान भी ज्यादा ईरान को ना हो और दुनिया में संदेश भी अमेरिका की ताकत का चला जाए। इसके यही नहीं, सिर्फ यही प्रपोजल नहीं था, प्रपोजल यह था कि ईरान भी इसके बदले में हमला करे। वो हमला कहीं भी कर सकता है, किसी भी मिलिट्री बेस पर, जैसे पिछले साल जून में किया था, तो वो कर सकता है हमला और उसके बाद मामला खत्म। लेकिन इस बात के लिए ईरान तैयार नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, ये एक तरीके से धोखा अपनी आवाम के साथ ईरान का होता कि वो युद्ध खत्म करना चाहता है, जबकि तनाव की शुरुआत किसी और ने नहीं, अमेरिका ने की। जवाब क्या है? अगर जरा सी भी हरकत हुई तो 3 से 1000 से 4000 हताहत जरूर होंगे।
हमने आपको खबर दिखाई थी कि तेहरान के बाहरी क्षेत्र में 5,000 अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रें खोदी हैं ईरान ने, तो उनका इस्तेमाल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ईरान ने जवाब दिया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा कि अगर वॉशिंगटन ने हमला किया तो ईरान अमेरिकी जमीन पर नहीं बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। दरअसल ईरान को लेकर मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर ईरान अभी इसी वक्त अमेरिका पर मिसाइल दागे तो यह मत सोचिए कि ईरान के पास इतनी ताकतवर मिसाइल नहीं है कि वो अमेरिका तक अपना सफर तय ना कर पाए। लेकिन हां, अगर उसे कोई डिफेंस सिस्टम ना रोके तो, क्योंकि ईरान अगर हमला करेगा तो कई देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही वो अमेरिका तक पहुंच पाएगी मिसाइल। ऐसे में वो देश क्या अमेरिका के खिलाफ ईरान के इस हमले का समर्थन कर पाएंगे? यानी पहले ईरान की उस मिसाइल को उन देशों के डिफेंस सिस्टम से निपटना होगा और उसके बाद अमेरिका का डिफेंस सिस्टम। तो यह हमला कामयाब नहीं हो सकता, यह ईरान भी जानता है, उतना कामयाब नहीं होगा। ऐसे में ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए उसके मिलिट्री बेस को न केवल बर्बाद करेगा बल्कि तंबू, बंबू, बोरिया, बिस्तरा सब बांध देगा। दावा है कि ईरान ने साफ किया है वो पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा बल्कि उन देशों में तैनात अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। दोनों में बड़ा फर्क है। यह पहले भी ईरान ऐलान कर चुका है कि हम छोड़ने वाले नहीं है। अब एक वीडियो आई है, इस वीडियो को देखिए। इसमें दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश दिया, उसके बाद युद्धपोत पर तैनात जो फाइटर जेट हैं वो ईरान की तरफ उड़ान भरते हैं। वो उड़ान भरते हुए जा रहे होते हैं, ईरान का की जमीन दिखाई है। ट्रंप कहते हैं चीख चीख करके मिसाइल दागो, मिसाइल दागी जाती है। ईरान में भगदड़ मच जाती है, ईरान में बहुत भयावह हमले होते हैं। ये अलग अलग तरीके से दिखाई गई है तस्वीर। ट्रंप चिल्ला रहे होते हैं, उधर हाहाकार ईरान में मचा हुआ होता है। ये तमाम चीजें होती हैं और उसके बाद जश्न मनाया जाता है कि देखो ईरान पर कितना जोरदार हमला किया है। इसके बाद ये सारे प्लेन लौटकर अब्राहम लिंकन पर लौट जाते हैं। लेकिन इसके बाद की एंट्री दिखाई गई है खामेनेई साहब की। जरा इस वीडियो को देखते चलिए। खामेनेई साहब का एक जेस्चर दिखाया गया है। वो ईरान की सेना को आदेश देते हैं और उसके बाद एक रेड बटन दबाया जाता है। इस रेड बटन से जो समंदर के अंदर उसने अपने हथियार छिपा रखे हैं वो अचानक नौसैनिक बेड़े को घेरते हैं और उसके बाद नौसैनिक बेड़ा पूरी तरह से धुंधु करके जल जाता है। फिर युद्ध शुरू होता है और आखिरकार इसमें आगे जाकर दिखाया गया है कि युद्धपोत भी जल समाधि ले लेता है, यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन भी जल समाधि ले लेगा, क्योंकि जमीन से लेकर मतलब समंदर की तलहटी से लेकर आसमान में ड्रोन से बड़ा हमला होता है। ये सारी चीजें कला के माध्यम से युद्ध, तबाही और वैश्विक संकट की चेतावनी। एक जापानी कलाकार ने अपनी नई कलाकृति के जरिए दिखाया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फारस की खाड़ी में युद्ध के क्या विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, ये बताया गया। और जाते जाते खबर PJAK नाम के संगठन को लेकर जो ईरान में नया बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में ईरान की सेना यानी IRGC ने एक बड़ी कार्रवाई की जिसमें पश्चिमी ईरान से PJAK के कई सीनियर मेंबर्स को धर दबोचा है। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है कि किसके कहने पर और कौन आपको फाइनेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान में आप रुके हुए थे और क्या मकसद था। नमस्कार।